पार्ट के अंदर अपन इसके जो की इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है जो आपको ध्यान रखने चाहिए जब क्वेश्चन सॉल्व करते हो, तो ये इन 21 पॉइंट्स का बहुत अच्छे से ध्यान रखना, ठीक है। तो सबसे पहले अगर आप क्वेश्चन साइलेंट है कि आपको कि जो एसेट और लायबिलिटी आपको टेकन ओवर करनी है या फिर नहीं करनी, तो इट इज ऑलवेज प्री अज्यूम दैट ऑल एसेट एंड लायबिलिटी आर टेकन ओवर एंड रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ ट्रांसफरी कंपनी, सारी की सारी होगी अनटिल नो अनलेस एडजस्टमेंट स्पेसिफाई करें, वरना आपको सारी की सारी लेके जानी है। और अगर डेटा आर टेकन ओवर एट 5% लेस वैल्यू देन बुक वैल्यू, तो जब भी आप निकाल दो नेट एसेट, तो उसके अंदर आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको जो डेटर्स की जो ग्रॉस वैल्यू होगी वो लिखनी है, और जो आपका प्रोविजन अलग से बनाना, मतलब उसको लाइब्रेरी साइड के अंदर उसको एज अ प्रोविजन शो करना। ऐसे नहीं कि डेटा में से आपने माइनस करके दिखा दे, ये गलती मत करना, ऐसे मार्क्स काटेगी इसका, ठीक है। तीसरा पॉइंट, अगर अमालगमेशन इन नेचर ऑफ मर्जर है, अगर अमालगमेशन में नेचर ऑफ मर्जर है, तो जो अनरिकॉर्डेड एसेट लाइब्रेरीज है उसको भी अपन रिकॉर्ड करेंगे एट द एग्रीड वैल्यू। जरूरी नहीं है कि वो बुक वैल्यू पे हो, जो है उसकी एग्रीड वैल्यू होगी आपको उसके ऊपर रिकॉर्ड करना है। और उसके बाद में जो डिबेंचर है ट्रांसफर कंपनी के, वो हमेशा सेटलमेंट वैल्यू पे जाएंगे, चाहे वो नेचर ऑफ परचेज हो चाहे नेचर ऑफ मर्जर हो, ये मैंने आपको पहले वीडियोस में बताया था, ठीक है। उसके बाद में व्हेन पीसी इज कैलकुलेटेड बाय नेट एसेट मेथड, जब पीसी कैलकुलेट करते हैं नेट एसेट मेथड से, तो तब भी अपन को उस नेट एसेट वाली एंट्री के अंदर भी अपन को डिबेंचर्स को सेटलमेंट वैल्यू के ऊपर ही लेना है, ठीक है। और उसके बाद में आता है कि अपन का इंटर कंपनी डेट, अगर कोई इंटर कंपनी का डेट है जिसको अपन को कंसिडर नहीं करना फॉर पीसी रिलेशन, मतलब एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच के वो डेटर है और वो एक ही दूसरी कंपनी का क्रेडिटर है, तो इसका इफेक्ट आप पीसी के अंदर पीसी कैलकुलेशन कर रहे हो तब बिल्कुल भी मत लेना, बिकॉज मैंने काफियों को देखा है उसको उधर ही ले लेते हैं, इसका इसी मार्क्स काटते हैं और आपका जो पीसी है वो गलत निकलेगा। तो एक बार पीसी से निकल गया पूरा ट्यूशन सही हो जाए, ठीक है। उसके बाद में और इसका इफेक्ट सीधा सीधा आपको बैलेंस शीट के अंदर लेना है, बैलेंस शीट जब बनाओगे तब उसके डेटा और क्रेडिटर में से सेम अमाउंट माइनस कर देना। उसके बाद व्हेन देयर आर मोर देन वन ट्रांसफर कंपनी व्हाइल पासिंग सेकंड एंट्री ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी, तो हमेशा आपको पास करनी सेपरेट एंट्री फॉर ऑल ट्रांसफर और कंपनसेशन कंपनी सो दैट गुडविल और जो कैपिटल रिजर्व है वो हर कंपनी अलग अलग मेंटेन हो जाए, क्योंकि हर कंपनी अलग अलग अपन को मेंटेन करना होता है कि क्यों आप एडजस्ट नहीं कर सकते कि गुडविल से कैपिटल रिजर्व को एडजस्ट कर दे, ये आप गलती नहीं कर सकते। तो आपका टोटल गुडविल कितना और टोटल कैपिटल रिजर्व कितना होगा, वरना अगर आप सबका साथ में कर दो तो गुडविल और कैपिटल रिजर्व दोनों एक दूसरे से एडजस्ट होने लग जाएंगे, इसलिए ये पॉइंट जरूरी है, ठीक है। उसके बाद में आप अमालगमेशन एक्सपेंसेस का ट्रीटमेंट क्या करोगे, अगर बॉन्ड कर दी, अगर ट्रांसफर कंपनी, अगर ट्रांसफर री कंपनी, अगर अमालगमेशन मतलब जो परचेजिंग कंपनी अगर वो अमालगमेशन एक्सपेंसेस बियर कर रही है, तो एक्सपेंसेस को सबसे पहले आपको सेट ऑफ करना है कैपिटल रिजर्व के बैलेंस से। कैपिटल रिजर्व या फिर अगर कैपिटल रिजर्व अवेलेबल नहीं है तो गुडविल से आपको उसको करना है सेट ऑफ, ठीक है। तो इसकी एंट्री क्या होगी, कैपिटल रिजर्व अकाउंट, गुडविल अकाउंट, डेबिट टू बैंक अकाउंट। इसके आप एक्सपेंसेस टू बैंक मत कर देना, जब भी अमालगमेशन केस के अंदर याद रखना गुडविल और गुडविल कैपिटल रिजर्व का आपको यूज करना है, एक्सपेंसेस जो भी दिख जाए उसको अगर आप पे कर रहे हो तो आपको ये एंट्री करनी है, ठीक है। उसके बाद में कोई फाइनल बैलेंस शीट बना रहे हैं ऑफ ट्रांसफर कंपनी अमालगमेशन के बाद में, तो उसके अंदर गुडविल शो करेगी जो ट्रांसफर और कंपनी के बैलेंस शीट में थी, क्योंकि ट्रांसफरी कंपनी ने उस कंपनी को खरीदने के लिए उस गुडविल के भी पैसे दिए, मतलब वो परचेजिंग गुडविल है, और परचेजिंग गुडविल हमेशा अपन को बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करनी होती है, लेकिन जो ट्रांसफर री कंपनी की जो गुडविल है वो आपको बैलेंस शीट में रिकॉर्ड नहीं करनी, ठीक है। उसके बाद में 11th, अगर क्वेश्चन बोलता है कि राइट ऑफ करना है और अमोर्टाइज करना है गुडविल को आफ्टर अमालगमेशन बाद में आप इसको राइट ऑफ कर देना, तो राइट ऑफ किससे करोगे, सबसे पहले अगर कैपिटल रिजर्व अवेलेबल है तो उससे राइट ऑफ कर दो, वरना पी&एल या फिर जनरल रिजर्व से राइट ऑफ कर दो। पहली प्रायोरिटी हमेशा कैपिटल रिजर्व को, पापा को पहली प्रायोरिटी, पी&एल मतलब बेटे को दूसरी प्रायोरिटी गुडविल को राइट ऑफ करने के लिए। उसके बाद आता है अपन जो कैलकुलेशन ऑफ नेट एसेट। अब देखो आपको कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने 3 केस हो गए, 3 केस के अंदर अलग अलग तरीके से निकालना होता है, इसलिए मैंने सब कुछ एक ही जगह कंपाइल कर दिया कि एक कैसे निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले गुडविल के पर्पज के लिए तो सारे एसेट फेयर वैल्यू और बुक वैल्यू पे आएंगे, एक्सेप्ट इसके अंदर नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा और कोई अनरिकॉर्डेड एसेट है वो नहीं आएगा, अगर कोई एग्जिस्टिंग गुडविल है वो भी आपके एसेट का पार्ट में बनेगी, कोई फिक्टिशियस एसेट है वो भी इसका पार्ट में बनेगी, और सारी लायबिलिटीज को आपको माइनस करना है एट द बुक वैल्यू, ठीक है। और अगर कोई अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है वो भी आप माइनस कर दोगे तो आपके गुडविल की कैलकुलेशन के लिए कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा। लेकिन फॉर पर्पज ऑफ पीसी अगर इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड है, इंट्रिंसिक वैल्यू मतलब सारे के सारे एसेट फेयर वैल्यू बुक वैल्यू पे जा रहे हैं इंक्लूडिंग, तो इसके अंदर क्या आएगा, इसके अंदर क्या हुआ, सारे एसेट लायबिलिटी जा रहे हो तो आपको सारे एसेट फेयर वैल्यू बुक वैल्यू पे लेना है, इसके अंदर आपको ट्रेड इन्वेस्टमेंट इंक्लूड करना है, बट फॉर द पर्पज ऑफ गुडविल ट्रेड इन्वेस्टमेंट नहीं लेना, ठीक। और एक्सक्लूड करना कोई फिक्टिशियस एसेट हुआ, फिक्टिशियस एसेट उसमें भी एक्सक्लूड कर रहे हैं, तो कॉमन पॉइंट क्या है, ट्रेड इन्वेस्टमेंट को अपन को इसके अंदर लेना है, क्योंकि अगर आप ट्रेड इन्वेस्टमेंट दिखाओगे गुडविल
तो इससे तो बड़े कम हो जाएगा ना अपन आपका गुडविल, तो इसको गुडविल को बढ़ाना अपन को। उसके बाद में गुडविल को अगर कोई गुडविल है, गुडविल को ऐड कर दो, यहाँ से गुडविल आई, इसको कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए अपन को गुडविल ऐड करेंगे। और अगर माइनस करना सारी लाइबिलिटीज, इसके अंदर याद रखना गुडविल के बाद मैंने इसका इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड का पढ़ा था, तो इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड के अंदर के लिए मैं गुडविल निकालना मेरे को, और माइनस करना ऑल लाइबिलिटीज एट द सेटलमेंट वैल्यू, क्योंकि ये किसके लिए निकाल रहे हैं, इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड के लिए नेट एसेट निकाल रहे हैं, तो इसके लिए अपन सारी लाइबिलिटीज को सेटलमेंट वैल्यू पे रिकॉर्ड करना है कि अपन टोटल कितना पेमेंट कर रहे हैं उसको, और जो भी माइनस करना है जो भी परचेज कंसिडरेशन दिया प्रेफरेंस शेयर होल्डर, ताकि नेट एसेट पता चल जाए कि अब पूरी कंपनी में से पूरे लाइबिलिटीज को पे ऑफ कर दिया, पूरी गुडविल ले लिया अपने, पूरे एसेट ले लिए, एसेट गुडविल दोनों सब जाएगा ना, जितना अपन को प्रेफरेंस शेयर होल्डर दे दिया बच्चा पूरा एसेट अपना किसका है, इक्विटी शेयर होल्डर्स का, इसलिए ऐसा कर रहा है। लेकिन अगर आपको कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना है, जब पीसी बेस्ड ऑन इनकम एक्सपेक्टेशन ऑफ शेयर होल्डर ऑन द एग्जिस्टिंग कैपिटल एम्प्लॉयड में ऑफ बिजनेस, तो मतलब कैपिटल एम्प्लॉयड है, कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालना है, जब पीसी बेस्ड है कि जो शेयर होल्डर वो इनकम एक्सपेक्ट कर रहे हैं जितना उन्होंने पैसा लगाया उससे, तो इस केस में कैसे करना है, ऑल एसेट फेयर वैल्यू बुक वैल्यू पे, इसके अंदर आपको अनरिकॉर्डेड अगर कोई नॉन इन्वेस्टमेंट है वो भी ऐड करना है, कोई गुडविल है वो तो ऐड करनी है, और सारी लाइबिलिटी माइनस करनी है, इसके अंदर आपको अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज भी आएगी, लेकिन यहाँ पे जो लाइबिलिटीज हो सारी एग्जिस्टिंग वैल्यू पे आएगी, क्योंकि यहाँ पे आपको उसका शेयर नहीं निकालना, शेयर निकालना है बट यहाँ पे सारी एग्जिस्टिंग वैल्यू पे लेके चलना है कि उसका प्रॉफिट कितना है। ठीक, उसके बाद में अपना आता है व्हेन गुडविल इज गिवन फॉर ट्रांसफर इट इज गिवन फॉर कैलकुलेशन ऑफ पीसी व्हाइल प्रिपेयरिंग फाइनल बैलेंस शीट। तो जब गुडविल इज गिवन फॉर ट्रांसफर और कंपनी, तो अगर गिवन है कैलकुलेशन ऑफ पीसी के लिए, मतलब फॉर कैलकुलेशन ऑफ पीसी व्हाइल प्रिपेयरिंग फाइनल बैलेंस शीट जब बनाओगे आप ट्रांसफर की, तो गुडविल ऑफ ट्रांसफर कंपनी शैल बी रिकॉर्डेड इट इज परचेज गुडविल। ओके, ये मैंने आपको पॉइंट ऊपर ही बता दिया। ठीक है, उसके बाद में इररेस्पेक्टिव ऑफ एनी अकाउंटिंग मेथड, कोई भी अकाउंटिंग मेथड आप यूज करो परचेज और मर्जर, पीसी को हमेशा सेम रहेगी। इट ऑलवेज वाइल कैलकुलेट पीसी इट शैल ऑलवेज रिफ्लेक्ट इट्स फेयर वैल्यू, मतलब बुक वैल्यू पे लेना है एक्सेस थ्रू अमालगमेशन नेचर ऑफ मर्जर। ठीक है, सेटलमेंट करना डिबेंचर्स होल्डर्स का डिफरेंट वैल्यू अदर देन बुक वैल्यू, मतलब वो कोई भी केस हो डिबेंचर्स को हमेशा सेटलमेंट वैल्यू के ऊपर लेके चलना है। उसके बाद में अगर कोई मोड ऑफ सेटलमेंट ऑफ डिबेंचर होल्डर, मतलब डिबेंचर होल्डर को पेमेंट करने का कोई एडजस्टमेंट ही नहीं दिया अपन, अब अपना दिमाग चलेगा डिबेंचर होल्डर पेमेंट कैसे करता है, तो एग्जाम में आपको ये याद आना चाहिए डिबेंचर होल्डर पेमेंट कैसे करना है, उसको सेटल कर दो, सेम नंबर ऑफ डिबेंचर दे दो, सेम इंटरेस्ट रेट के साथ उसको पैसा दे के भगा दो। ठीक है, उसका आता है अपना फिक्टिशियस एसेट। फिक्टिशियस एसेट क्या होता है, जैसे अपन कोई कॉस्ट ऑफ इश्यू और डिबेंचर से लग रहा है, कोई प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस लग रहा है, कोई प्री इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस लग रहे हैं और ट्रांसफर कंपनी, वो हमेशा राइट ऑफ करने पड़ेंगे फ्रॉम P&L अकाउंट ऑफ ट्रांसफर कंपनी बिफोर टेकन ओवर से पहले, जब मैंने आपको रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर बताया था कि आपको जितने फिक्टिशियस एसेट है इसको पहले खत्म कर दो। ओके, उसके आगे कंसिडर दिस एडजस्टमेंट एंड विद फॉलोइंग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। ठीक है, सबसे पहले अगर डिबेंचर्स ऑफ ट्रांसफर कंपनी 2 लाख है, शैल बी डिस्चार्ज बाय 5%, मतलब डिबेंचर्स की तरह ट्रांसफर कंपनी 2 लाख है, उसको डिस्चार्ज करना है 5% डिस्काउंट पे, मतलब 2 लाख में से 5% माइनस करना और उसके बदले में न्यू डिबेंचर्स इशू करना है एट पार पे। लेकिन यहाँ पे क्या लैंग्वेज आएगी, जो डिबेंचर्स ऑफ ट्रांसफर कंपनी है उनको नए डिबेंचर्स दे दो, बात खत्म। लेकिन अब एट 5% डिस्काउंट आफ्टर टेकन ओवर, लेकिन सफिशिएंट टू डिस्चार्ज एट 5% डिस्काउंट। लास्ट में अगर इंटरेस्ट रेट दे रहा है, मतलब आपको उसके प्राइस में से कम करना है, और जब पहले ही देते हैं मतलब आपको उसके वैल्यू में से कम करना है। तो सेटलमेंट वैल्यू 2 लाख माइनस 5% 1.9 लाख, और इसकी सेटलमेंट वैल्यू तो 2 लाख रहेगी, लेकिन जो न्यू डिबेंचर इशू करेंगे वो एट द रेट 95 पर डिबेंचर करेंगे। ठीक है, उसके बाद में आता है एक इंपॉर्टेंट एक गुडविल। अगर गुडविल अपीयर करिए बैलेंस शीट ऑफ ट्रांसफर कंपनी, तो उसको अपन को कैसे ट्रीटमेंट करना है। तो सबसे पहले जब अपन कैलकुलेशन करेंगे नेट एसेट या फिर कैपिटल एम्प्लॉयड फॉर कैलकुलेटिंग गुडविल की कैलकुलेशन के लिए जब अपन यूज करेंगे, तो अपन को एग्जिस्टिंग गुडविल नहीं लेनी। ठीक है, जब अपन नेट एसेट कैपिटल एम्प्लॉयड यूज करते हैं फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेटिंग ऑफ गुडविल, तो ये अपन को नहीं लेनी। ठीक है, लेकिन जब अपन नेट एसेट निकालेंगे फॉर परचेज कंसिडरेशन में क्या होगा, इफ परचेज कंसिडरेशन बेस्ड ऑन इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड है, मतलब जब सारी की सारी एसेट लायबिलिटीज जा रही है, तो अब आपको एग्जिस्टिंग गुडविल भी लेनी है इन नेट एसेट, और अगर कोई नई गुडविल बनी है वो भी ले लेंगे। लेकिन अगर सारी एसेट और लायबिलिटी टेकन और नहीं कर रहा है, तो आपको एग्जिस्टिंग गुडविल नहीं लेनी, तो सिर्फ और सिर्फ एक ही केस में लेनी है जब सारी ऑल एसेट एंड लायबिलिटीज आप लेके जा रहे हो। ओके, उसके बाद में आता है अपन का नेक्स्ट पॉइंट,
अगर कोई न्यू गुडविल विच इज रिक्वायर्ड टू बी कैलकुलेटेड शैल ऑलवेज बी टेकन फॉर नेट एसेट पीसी कैलकुलेशन। अगर कोई नई गुडविल की अगर आपको एडजस्टमेंट दिया है तो वो इसलिए दिया है ताकि आप उसको पीसी कैलकुलेशन के लिए यूज कर सको। उसके बाद में एक एडजस्टमेंट आता है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। अगर बैलेंस शीट के अंदर आपको वर्कमैन कंपनसेशन दे रखा है 8,000 का, लेकिन एक्चुअल लाइबिलिटी है 5,000 की, तो ट्रांसफर के अपने बुक्स में क्या करें, रियलाइजेशन जब अकाउंट बनाते हैं, जब मैंने आपको रियलाइजेशन अकाउंट बनाया था तो वर्किंग कैपिटल लाइबिलिटी में कितना कर देगा 5,000, और बचे हुए जो 3,000 रिजर्व है, क्योंकि मर्जर का केस है, मर्जर केस के अंदर सारे वो बचे हुए रिजर्व में जाएंगे और रिजर्व कहाँ जाएंगे, क्योंकि शेयर होल्डर्स के अकाउंट में। लेकिन जो ट्रांसफरिंग कंपनी है, मतलब जो परचेजिंग कंपनी है, तो वो क्या करेगा, ट्रांसफरिंग कंपनी है वो पूरा 5,000 लाइबिलिटी लेके चल जाएगा। लेकिन इफ पीसी इज रिक्वायर्ड एज पर नेट एसेट, लेकिन अगर पीसी है कि वो आपको नेट एसेट से निकालनी है तो 5,000 लाइबिलिटी को कंसिडर करेगा, और अगर नेचर ऑफ मर्जर है तो वो 3,000 का लेके चल जाएगा, क्योंकि नेचर ऑफ परचेज के अंदर पता है ना, रिजर्व नहीं लेके जाते, सिर्फ और सिर्फ ऐसे लाइबिलिटी लेके जाते हैं, ठीक है। इसके बाद ये याद रखना, वर्क में कंपनसेशन रिजर्व नहीं लेके जाना, ठीक है, नेचर ऑफ परचेज के केस में, ओके। एंड उसके बाद में हाँ एक सेकेंड, चलो तो अब ना ट्रांसफर कंपनी के अंदर अपन जनरल एंट्रीज देखते हैं। तो ट्रांसफर कंपनी, ट्रांसफर मतलब जो परचेजिंग कंपनी है, अब वो अपने एंट्रीज कैसे करेगी, अगर वो इन द नेचर ऑफ परचेज है, दो मेथड है, एक तो नेचर ऑफ परचेज और नेचर ऑफ मर्जर। तो देखो सबसे पहले अपन एंट्री करते हैं बिजनेस परचेज अकाउंट टू लिक्विडेटर ऑफ ट्रांसफर और कंपनी, मतलब ट्रांसफर और कंपनी कभी क्रेडिट नहीं होती, जो लिक्विडेटर होता है ट्रांसफर कंपनी का वो क्रेडिट होता है, ओके। तो दोनों में सेम एंट्री करनी है, बिजनेस कितना परचेज करा जो अपन ने पीसी कैलकुलेट करी वो आ जाएगा, ओके। और उसके बाद में जो अपन ने बिजनेस परचेज अकाउंट टू लिक्विडेटर ऑफ ट्रांसफर अकाउंट, ओके। उसके बाद में जितने भी सेकेंड एंट्री में क्या करना है, सन्ड्री एसेट अकाउंट डेबिट, गुडविल अकाउंट टू लाइबिलिटीज अकाउंट टू बिजनेस परचेज अकाउंट। अब जो भी इसका डिफरेंस आएगा तो वो कैपिटल रिजर्व से आ जाएगा, क्रेडिट साइड का बैलेंस है, और अगर गुडविल आ जाएगा अगर डेबिट साइड में बैलेंस है, ओके। नेचर ऑफ परचेज केस में, लेकिन नेचर ऑफ मर्जर केस में क्या होगा, सारे एसेट आएंगे डेबिट में, सारी लाइबिलिटीज जाएगी, सारे रिजर्व सरप्लस जाएंगे, और जो भी बिजनेस मर्जर्स के ऊपर जो भी आया, और इसके अंदर कभी डिफरेंस नहीं आता, इसकी सेकेंड एंट्री में कभी डिफरेंस आता ही नहीं है, क्योंकि एसेट इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस ये होता है ना अपना रिजर्व्स, ओके, कैपिटल प्लस रिजर्व, ओके। उसके बाद में अपन के तीसरी थर्ड एंट्री, अब अपन पीसी को पे करेंगे, तो पीसी को पे करेंगे किसको, लिक्विडेटर को डेबिट करेंगे, जो भी अपना ट्रांसफर कंपनी का लिक्विडेटर है। कैसे पे करेंगे, टू कैश, टू इक्विटी शेयर कैपिटल, टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, टू सिक्योरिटी प्रीमियम। इसका याद रखना, आप इक्विटी शेयर कैपिटल को मिक्स मत कर देना सिक्योरिटी प्रीमियम के साथ, ये बहुत गलती होती है कि अपन इक्विटी शेयर कैपिटल के अंदर प्रीमियम वाला अमाउंट भी लेते हैं, उसके बाद रिजर्व सरप्लस में जाके अपन का जो बैलेंस शीट है वो मैच नहीं होती, तो इस बात का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना, और यही सेम अपन को यहाँ करना है, ठीक है। और क्या है, अपन को कैंसिलेशन करना है रिसीवेबल और पेबल, जो मैंने वो अपन के इंटर कंपनी वाले ट्रांजेक्शन बताए थे, तो पेबल अकाउंट डेबिट टू रिसीवेबल अकाउंट, इन दोनों में सेम एंट्री करनी है। उसके बाद में अब अपन पेमेंट करेंगे लाइबिलिटी, अपन लाइबिलिटी सेटल करेंगे, तो लाइबिलिटी फॉर एग्जाम्पल अपन के डिबेंचर होल्डर है, तो डिबेंचर होल्डर को मैंने क्या बोला था, सेटलमेंट वैल्यू पे जाएगा, चाहे वो नेचर ऑफ परचेज हो चाहे नेचर ऑफ मर्जर हो, तो हमेशा सेटलमेंट वैल्यू पे ही जाएंगे। तो लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट टू कैश, और अगर कोई उसके बदले में कोई नई लाइबिलिटी क्रिएट कर रहे हो तो वो टू न्यू लाइबिलिटी अकाउंट कर देना। और सेम इन केस ऑफ मर्जर, तो देखो डिबेंचर्स आर टेकन ओवर एट एग्रीड वैल्यू एंड सेटलमेंट बाय इश्यू ऑफ न्यू डिबेंचर इन अबव एंट्री, तो दोनों में सेम ही है, ओके। उसके बाद में फॉर पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस ऑफ अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी, अगर कोई अब एक्सपेंसेस कैसे रिकॉर्ड करने हैं या फिर कोई अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है, तो दोनों केस में कैसे कैसे करना है, देखो जैसे मैंने बताया था, अगर कोई अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है तो अपन नेचर ऑफ परचेज में क्या लेते हैं, कोई भी मैंने कहा था अगर कोई अमलगेमेशन कोई भी एक्सपेंसेस आएंगे तो किससे करेंगे, अपन गुडविल और कैपिटल रिजर्व से, और पेमेंट कैसे, कैश से, कभी भी एक्सपेंस का नाम नहीं लिखेंगे। और वही अगर मर्जर केस है तो मर्जर केस में क्या यूज करते हैं, पापा और बेटा, जनरल रिजर्व और पी&एल अकाउंट। फर्स्ट प्रायोरिटी किसको देनी है, फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे अपन किसको, पी&एल को, दूसरी प्रायोरिटी सेकंड प्रायोरिटी किसको रहेगी, जनरल रिजर्व, ओके। लेकिन अपन को स्टैट्यूटरी रिजर्व बनाना था, जब मैंने बताया था नेचर ऑफ परचेज के अंदर कोई रिजर्व नहीं आता है एक्सेप्ट स्टैट्यूटरी रिजर्व, तो अमलगमेशन एडजस्टमेंट रिजर्व अकाउंट टू स्टैट्यूटरी रिजर्व, और मर्जर केस के अंदर कोई भी स्टैट्यूटरी रिजर्व टू नीड टू बी क्रिएटेड सेपरेट सिंस दे आर ऑलरेडी रिकॉर्डेड इन द सेकंड एंट्री के अंदर अपन सारे रिजर्व लेके आ जाते हैं, तो अलग से स्टैट्यूटरी रिजर्व को अपन को ये अमलगमेशन एडजस्टमेंट रिजर्व वाली एंट्री मर्जर के केस में नहीं करनी होती, उसके अंदर पूरा स्टैट्यूटरी रिजर्व पहले ही आ जाता है, ठीक है।
और उसके बाद में अगर अमलगमेशन एडजस्टमेंट शुड बी शोन एज सेपरेट आइटम अंडर द रिजर्व सरप्लस साइड, तो ये जो अमलगमेशन एडजस्टमेंट रिजर्व अकाउंट है इसको आपको सेपरेटली शो करना पड़ेगा बैलेंस शीट के रिजर्व सरप्लस साइड के अंदर। ओके, उसके बाद में अगर कोई अनरियलाइज प्रॉफिट है, मतलब कोई अपस्ट्रीम ट्रांजेक्शन, मतलब ट्रांसफर और कंपनी ट्रांसफर को बेच रही है, ट्रांसफर और कंपनी ट्रांसफर को बेच रही है, तो क्या एंट्री होगी गुडविल अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट। गुडविल से उसका एसेट उसका स्टॉक कम हो जाएगा। और मर्जर केस में क्या होगा, मर्जर केस में अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम दोनों का मैंने बताया था जनरल टू स्टॉक होगा। लेकिन अगर डाउनस्ट्रीम ट्रांजेक्शन है, डाउनस्ट्रीम के अंदर क्या होगा कि अगर सेलिंग कंपनी ने अगर बेचा है अपन की ट्रांसफर और कंपनी को, तो इससे क्या हुआ होगा, उनका प्रॉफिट बढ़ा होगा। तो अब उस प्रॉफिट को रिवर्स करेंगे किससे, रिजर्व अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट। इस ठीक है, डाउनस्ट्रीम ट्रांजेक्शन समझ आ गया होगा कैसे एंट्री करनी है। ठीक है, तो यहाँ तक अपन का एंट्री वाला पार्ट भी खत्म होता है। तो थैंक यू सो मच गाइस, इस अमेंगमेशन वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है। तो आई होप आप अपने दोस्तों को शेयर करोगे एंड थैंक यू सो मच।